Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हम अभी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, और इसके ऊपर हमारे 4 लेक्चर्स हो भी गए हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4। आज जो है वो पार्ट 5 है। कौन सा है फ्रेंड्स? पार्ट 5। तो हमने अभी तक ये जाना कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो शुरुआत किया वो अप टू 450, जिसे हमने डार्क एज के नाम से जाना, और 450 से लेकर 1066 या 1066 तक के टाइम पीरियड को हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद 1066 से लेके 1500 तक के टाइम पीरियड को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड, कौन सा? मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स 1500 से लेकर 1660 तक द रेनेसा, किसका? द रेनेसा को जाना, और इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा भी। तो रेनेसा के जो अंडर में जो एजेस हैं हम उसकी स्टडी अभी कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जो देखा है वो एलिजाबेथन एज हमने पढ़ लिया है, एलिजाबेथन एज को और क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शेक्सपियरियन एज, और इसको गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। और यह जो टाइम पीरियड था ये रेनेसा का हाई पीक था। ये समझ लीजिए कि इस टाइम पीरियड में रेनेसा अपने हाई पीक पर थी। ओके, इसके बाद हमने जैकोबियन एज को देखा। हाँ, तो जैकोबियन एज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आज हमारा जो तीसरा एज है द रेनेसा का, वो है कैरोलिन एज। कौन सा फ्रेंड्स? कैरोलिन एज। और अभी तक यह आपने द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लासेस नहीं देखी हैं, इसके पहले वाली, उनको पहले देख लीजिए, ये आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कैरोलिन एज, आप इसे कैरोलाइन एज भी पढ़ सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ तक है? इसका पीरियड टाइम 1625 से लेके 1649 तक। ओके फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कैरोलिन एज, और ये किसके अंडर है? द रेनेसा। किसके अंडर है फ्रेंड? द रेनेसा। ये हमारी तीसरी एज है। ओके फ्रेंड्स, द रेनेसा के अंडर। अब रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, अब इसका नाम ये कैरोलिन एज क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे फ्रेंड्स। हाँ, तो ये जो शासन था वो किसका था? चार्ल्स फर्स्ट। किसका था फ्रेंड? चार्ल्स फर्स्ट। और चार्ल्स फर्स्ट जो सन था वो किसका था? जेम्स फर्स्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको बताया है जो स्कॉटलैंड का किंग था, स्कॉटलैंड का किंग जेम्स 6 के नाम से। कौन सा? जेम्स 6। जेम्स 6 के नाम से जो स्कॉटलैंड का किंग था, कहाँ का था पहले ये? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का किंग। ओके, स्कॉटलैंड का किंग जेम्स 6। तो इसने जब इंग्लैंड को जीत लिया तो इंग्लैंड की गद्दी पर यह बैठा, इंग्लैंड की जो गद्दी थी उस पर जो बैठा ये, तो किसके? जेम्स फर्स्ट के नाम से। तो हमने क्या जाना कि जेम्स 6 ही जेम्स फर्स्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा तो इसके शासनकाल को जैकोबियन एज के नाम से जाना गया। किस नाम से? जैकोबियन एज। और जैकोबियन एज कब से कब तक थी? 1603 से लेके 1625। तो फ्रेंड्स, जो ये जेम्स फर्स्ट है, कौन? जेम्स फर्स्ट। अब इसका सन, और वो सन कौन है? चार्ल्स फर्स्ट। कौन है? चार्ल्स फर्स्ट।
जो इसका ये सन है जेम्स फर्स्ट का, वो चार्ल्स फर्स्ट है। तो चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, उसके शासन को ही कैरोलिन एज के नाम से जाना गया। अब कैरोलिन क्यों नाम पड़ा, चार्ल्स फर्स्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि फ्रेंड्स जो ये चार्ल्स है इसे लैटिन भाषा में, किसमें फ्रेंड्स, लैटिन भाषा में इसे कैरोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैरोलस। मैंने लिखा भी है चार्ल्स इन लैटिन, चार्ल्स को लैटिन में क्या कहते हैं? कैरोलस। और कैरोलस से ही बना कैरोलिन। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड का किंग था, वह इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स सिक्स स्कॉटलैंड का किंग था, वह इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स फर्स्ट के नाम से बैठा। और उसका जो टाइम पीरियड था जब वो बैठा था 1603 से लेके 1625 तक। उसके बाद जेम्स फर्स्ट का सन बेटा चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसका जो टाइम पीरियड रहा 1625 से लेके 1649। ओके, तो जो चार्ल्स है उसे लैटिन लैंग्वेज में हम कैरोलस कहते हैं, और कैरोलस के नाम से ही इसका नाम पड़ा कैरोलिन। क्या पड़ा फ्रेंड्स? कैरोलिन। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट। ओके फ्रेंड, चार्ल्स फर्स्ट सन ऑफ जेम्स फर्स्ट ascended द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1625। जो जेम्स फर्स्ट का बेटा है चार्ल्स फर्स्ट, वह 1625 में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, और इसके शासन को ही किस नाम से जाना गया? कैरोलिन एज के नाम से। ओके फ्रेंड्स, अब इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज, इसकी विशेषताएं देखते हैं। इस एज में क्या क्या विशेषताएं थी। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो ध्यान से देखो, समझो और इसे लर्न भी करना है। तो जो कैरोलिन एज है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि जॉन मिल्टन वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ दिस एज। इस एज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर थे, वो कौन थे? जॉन मिल्टन। कौन थे फ्रेंड्स? जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ याद है? जब हम जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ सीखेंगे, तो अभी यही देख लेते हैं। 1608 में लंदन में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था, और 1674 में ये स्वर्ग सदार गए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स, इस कैरोलिन एज में ये मेटाफिजिकल पोइट्स आए, हाँ, कैवेलियर पोइट्स आए। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसे ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल पोइट्स, अब मेटाफिजिकल पोइट्स कौन कौन थे? वो थे जॉन डन। कौन थे? जॉन डन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे। कौन थे फ्रेंड्स? जॉर्ज हर्बर्ट। ये नाम याद करना है, पूछ लेते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट इसमें से कौन सा है या नहीं है। ओके, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वोगन, अब्राहम काउले। अब्राहम काउले भी मेटाफिजिकल पोइट हैं, और एंड्रयू मार्वेल, ये भी मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात आ रही है कि ये मेटाफिजिकल पोइट्स क्या हैं, कैसे हैं, तो इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोइट्स, 17वीं शताब्दी के कवियों का एक ग्रुप, हुज, जिन्होंने वर्क वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वेंटिव यूज द मेटाफर। तो जो ये ग्रुप था, इन्होंने मेटाफर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, अपने वर्क में किसका यूज़ किया? मेटाफर का। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए मेटाफिजिकल इसका इन पोइट्स का नाम पड़ गया मेटाफिजिकल पोइट्स। आया फ्रेंड्स समझ में? अब ये हम देखते हैं कि जो ये टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्स, ये किसने कॉइंड किया? हाँ, आइए फ्रेंड्स इधर देखते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया है? ये किया है फ्रेंड्स सैमुअल जॉनसन। इसे नाम याद रखना है, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल
पोइट्स जो टर्म है उसको कॉइन किया। ओके, इन ए चैप्टर, एक चैप्टर में, फ्रॉम हिज, जो उनका वर्क है वो क्या है, लाइव्स ऑफ द पोइट्स, लाइव्स ऑफ द पोइट्स। ओके, कवियों का जो जीवन है उसमें। ओके, टाइटल क्या है, मेटाफिजिकल विट 1779। तो अगर क्वेश्चंस आता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म हैं किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, वो है सैमुअल जॉनसन। ओके, समझ में आया फ्रेंड्स। अब हम सीखेंगे कैवेलियर पोइट्स। फ्रेंड्स क्या सीखेंगे, कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स को कोर्टियर पोइट्स भी कहते हैं। अब ये कोर्टियर पोइट्स, कैवेलियर पोइट्स क्या हैं, ऐसे पोइट्स जो किंग के पैलेस में रहकर और ज़्यादातर किंग के लिए, किंग की प्रशंसा के लिए और किंग के गुणगान गाने के लिए जो पोइट्स लिखते थे, पोइट्री करते थे, उन पोइट्स को कहा गया कोर्टियर पोइट्स या कैवेलियर पोइट्स। ओके फ्रेंड्स, जो ये चार्ल्स फर्स्ट है, कौन है, चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में कोर्टियर पोइट्स थे, उनके पैलेस में ये पोइट्स रहते थे। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कौन कौन है ऐसे। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट हैरिक, रॉबर्ट हैरिक। फ्रेंड्स, ये इन्हें कैवेलियर पोइट्स तो कहा जाता है, ये बात हकीकत है, लेकिन यह कोर्टियर पोइट्स नहीं थे, ये किंग के पैलेस में नहीं रहते थे। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी, इनके जो वर्क थे, पोएम थी, हाँ पोइट्री थी, उसमें वह स्टाइल मिलती थी जो ये कोर्टियर पोइट्स अपने पोइम्स में देते थे, पोइट्री में देते थे। वह स्टाइल रॉबर्ट हैरिक के पोइट्री में भी मिलती थी, इसलिए इनको कैवेलियर पोइट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह पैलेस में नहीं रहते थे, जो किंग का पैलेस था, कोर्ट था, उसमें ये नहीं रहते थे। ओके फ्रेंड्स, और बाकी के तो देखिए, रिचर्ड लवलेस, ये कोर्टियर पोइट्स थे या कैवेलियर पोइट्स थे। हाँ, टॉमस कैरिव एंड जॉन शकलिंग, और जॉन शकलिंग। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कुछ। अब हम प्यूरिटन पोइट्स, प्यूरिटन किस एज को कहते हैं, जो इसके बाद आएगा कॉमनवेल्थ एज, उसको हम प्यूरिटन एज कहते हैं। अब जब बात यहाँ पर मेटाफिजिकल पोइट्स की चल रही है, कैवेलियर पोइट्स की चल रही है, तो यहीं पर एक कोने में प्यूरिटन पोइट्स की भी बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो प्यूरिटन पोइट्स थे वो कौन थे, मिल्टन। हाँ, मिल्टन एक ग्रेट फिगर थी, मिल्टन। ओके, एडवर्ड टेलर और ड्राइडन, एडवर्ड टेलर और ड्राइडन, ये कौन से थे, ये प्यूरिटन पोइट्स थे। फ्रेंड्स, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मेटाफिजिकल जो पोइट्स हैं उसके हेड कौन थे, तो जॉन डन। ओके, और इसमें प्यूरिटन के मिल्टन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना है। अब इस जो एज है हमारी कैरोलिन एज, इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखते हैं। ये वाली देखो, पोइट्री टर्न टू न्यू डायमेंशन, जो इस टाइम की पोइट्री थी वह नए आयाम की तरफ मुड़ी, उसमें नए आयाम आए। वो क्या आए, क्या नया देखने के लिए मिला, द प्लाटोनिक लव, उनकी पोइट्री में प्लाटोनिक लव देखने के लिए मिला। अब ये प्लाटोनिक लव क्या होता है फ्रेंड्स, उनकी पोइट्री में फिर लव दिखने लगा और लव के साथ साथ सेक्स भी दिखने लगा। कहने का मतलब ये है, उसमें लव और सेक्स के कॉम्बिनेशन को लेकर वो पोइट्री होने लगी। ओके फ्रेंड्स, जैसे द प्लाटोनिक लव के नाम से जाना गया। ओके फ्रेंड्स, थिएटर क्लोज ड्यू टू प्लेग फ्रॉम 1638 से लेके 1639, 1 ईयर के लिए। इस टाइम पीरियड में, इस एज में, कैरोलिन एज में 1 ईयर के लिए जो थिएटर थे वो क्लोज्ड हो गए। और क्यों क्लोज्ड हो गए, क्योंकि प्लेग आ गया। क्या आ गया, प्लेग। ओके, तो कब से कब तक बंद रहे, 1638 से लेके 1639
9 तक फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यदि लिखने में किसी अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे आप सही कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और यदि कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है दोबारा देखना, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दें और हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम एज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ एज। कौन सी फ्रेंड्स? कॉमनवेल्थ एज। और जो कॉमनवेल्थ एज है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1649 से लेके 1660 तक, 1660 तक। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अपना लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे और उस लेक्चर का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर भी करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।